हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो सीएचएसएल 2020 में पूछे गए थे। सीएचएसएल 2020 प्री के पेपर में जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको इस एक ही वीडियो में तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस सीरीज में जो अगले एक या दो या तीन वीडियो आने वाली है उन सब में ज्योमेट्री के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं इंग्लिश की भी सोल्यूशन कर रहा हूं, सीजीएल 2020 प्री का इंग्लिश सोल्यूशन कर रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो जरूर से जाके देखिए। साथ ही साथ अगर सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल का पूरी अरिथमेटिक मैंने चैप्टर वाइज कवर कर दिया है, पूरी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर दिया है। सीएचएसएल 2020 में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे, ठीक है, ऑफिशियल पेपर का मैंने सॉल्यूशन किया है चैप्टर वाइज। अब सीजीएल की अरिथमेटिक भी साथ में करूंगा। और एडवांस की बात करें तो सीएचएसएल का पहले एडवांस यानी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और अलजेब्रा करेंगे। नंबर सिस्टम तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो इंग्लिश की भी वीडियो आ रही है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर मैथ इंग्लिश की पूरी सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको थोड़ी सी भी फायदेमंद ये वीडियो लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। और जो लोग पहले से हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे हमें पता चले कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। दो चार लोग ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। बाकी लोग को भी चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे पता चले हमें कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और उससे आपको फायदा हो रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। और आपको ये बात पता होगी कि जो पीडीएफ आपके पास भी मौजूद होगी ज्योमेट्री की, उसमें ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों के क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया है केवल ज्योमेट्री के क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों में साथ में करूंगा, ऐसा नहीं है। इसमें केवल ज्योमेट्री के क्वेश्चन में करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद मैं मेंसुरेशन पे आऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कमेंट जरूर करना, लाइक भी जरूर करना, ठीक है। देखिए भाई, ये था सवाल अपना पहला जिसमें मैंने ऑलरेडी फिगर बना के रखा है, ठीक है। तो सवाल क्या दिया गया है आप ध्यान से समझिए। सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, और जिसमें कोण बीएसी 90 डिग्री है, एडी जो है वो बीसी के लंबवत है। यदि एडी की लेंथ 8.4 और बीडी की लेंथ जो है वो 4.8 हो तो हमसे बीसी का लेंथ पूछ रहा है कि बीसी बता दो कितना होगा, ठीक है। फिगर मैंने ऑलरेडी बनाया है, देखेंगे आप कि इसमें एंगल ए को 90 डिग्री बोला था तो मैंने एंगल ए को 90 डिग्री ले लिया है। अब एक बात ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आपको ऐसा समकोण त्रिभुज दिखे, ठीक है, और लेट से ये एडी है, आपको मैं लिख देता हूं कि ये एडी है और ये लेट से बी है और ये सी है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको एडी की लेंथ लिखनी है तो आप एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करते हो, डी से एक बार बी तक और डी से एक बार सी तक, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे डीबी और इंटू का डीसी। यही नहीं, अगर आपको यहां पर ए बी का स्क्वायर लिखना है तो भी आप वही लिखोगे। अगर ए बी का स्क्वायर लिख रहे हो तो बी से डी तक और फिर बी से ही सी तक। ध्यान देना, बी से डी तक और बी से सी तक आप लिखोगे क्या इसको, आप बोलोगे दोस्त कि ये हो गया बी डी और इंटू का बी सी, ना कि डी सी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एसी का भी स्क्वायर लिखना है तो आप यही काम कर सकते हो, एसी के स्क्वायर में भी। अब देखो लास्ट सी है तो आप बोलोगे एक बार सी से डी तक और एक बार सी से बी तक। ये तरीका होता है लिखने का, ये आप याद रखिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। आप देखिएगा हमसे जो भी पूछ रहा था वो हम ऐसे ही निकालेंगे। यहां पर मैं लिख दूंगा दोस्तों कि एडी मालूम है तो एडी का स्क्वायर यानी कि 8.4 को दो बार लिख दो, 8.4 इंटू 8.4 इज इक्वल टू डी से सी तक यानी कि डीसी और इंटू का डी से बी तक। डीबी की लेंथ तो हमें पता है कि ये 4.8 है। अब इसको हम काट सकते हैं, देखो एक पॉइंट से हमने इस पॉइंट को काट दिया, पॉइंट पॉइंट कट गया। अभी ये कट जाएगा दोस्तों, देखो 4 से 12 चौक 48 और ये 7 से कट जाएगा 12 सते 84, ठीक है। और 4 से ये कट जाएगा 21 चौक 84, 21 टाइम्स ये पॉइंट भी आएगा। तो डीसी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 21 सते 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 14.7। अब डीसी की लेंथ अगर 14.7 है तो हमसे पूछा है किसका, बीसी का लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं बीसी का लेंथ लिखता हूं, ध्यान देना, अगर मैं बीसी का लेंथ लिखता हूं तो मैं बोलूंगा बीसी इक्वल टू, ये पहले से जो 4.8 है ये तो जोड़ेंगे ही इस सीडी में, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो पहले से ये 4.8 है और इसमें सीडी जोड़ लो 14.7, अगर ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19.5 यानी कि 19.5। तो ये अपना उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देख लें लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी है। कोई बात नहीं, आपने ये बात तो पढ़ा ही होगा। ये मान लो मैंने एक समचतुर्भुज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस साइड से बनाते हैं। ये लेट से एक समचतुर्भुज हो गया, बड़ा बना देता हूं। अब इसमें ये कह रहा है दोस्त, पहले दोनों विकर्ण में बना देता हूं। तो लेट से ये विकर्ण का मतलब डायगोनल होता है, तो ये एक डायगोनल मैंने खींच दिया, एक यहां से डायगोनल खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्त कि ये कह रहा है कि विकर्ण की जो भुजा है वो 28 है, यानी कि ये जो साइड दे रखी है, आप ध्यान दीजिएगा, साइड को 28 दिया है तो मैं यहाँ पे साइड को लिख देता हूं कि लेट से ये कितना है, 28 है।
अब एक कोण 60 दिया है, मान लेते हैं कि ये पूरा कोण 60 था, तो यहाँ पे ये कितना आएगा दोस्त, इसका आधा आएगा, 30 डिग्री आएगा। और ये कितना होता है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। और अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया दोस्त, 60 डिग्री हो गया। और हमसे बड़े विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। अब एक बात बताओ दोस्त कि आपने ये पढ़ाई तो पढ़ी होगी इजीली दोस्त की अगर 90 के सामने 28 है तो 30 के सामने उसका आधा होता है, तो 30 के सामने 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14। और 60 के सामने 30 के सामने जो भी होता है 60 के सामने उसका रूट 3 गुना होता है, तो इस 14 का रूट 3 गुना यहां पर हो जाएगा, यानी कि दिस वन इज 14 रूट 3। और अगर ये 14 रूट 3 है तो जो बड़ा विकर्ण होगा उसका लेंथ कितना होगा, 14 रूट 3 का डबल हो गया, यानी कि 14 रूट 3 इंटू का 2, तो ये कितना आ जाएगा 28 और रूट 3। दिस वन इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाएं। अब अगला सवाल देख लें, काफी अच्छा सवाल है। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि सीओ की लेंथ जो है वो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ओडी की लेंथ 3.75 सेंटीमीटर है और एडी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो एओ और ओबी में जो छोटी भुजा है, स्मॉलर साइड है, उसकी लेंथ बतानी है कितनी होगी। कोई बात नहीं, पहले आप बात समझो कि आपसे पूछा क्या गया है। आपको ये बोला गया है दोस्त कि एक सर्कल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया बड़ा सा, ठीक है। अब इसमें आपको कह रहा है कि दो जीवाएं हैं, तो मैं दो जीवा भी बना देता हूं। चलो मान लो मैंने ये एक जीवा बना दिया और यहां से एक मिनट भाई रुक जाओ, अब ये जीवा जरा मिटाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि ये गलत बन गया। ये यहाँ पे इनको हटा लो, ठीक है। और अभी मैं दूसरा जीवा यहां से खींच देता हूं कि ये एक जीवा हो गया दूसरा। अब इसमें जो आपको दिया गया है दोस्तों कि ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ले चलो भाई ये जो है ये हमारा ए बी हो गया और ये जो है ये सी डी हो गया। अब इसमें आपको क्या बोला गया है दोस्तों कि ये एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, तो ये जहां पे कट कर रही है इसको मैंने मान लिया कि ये ओ है। अब ये कह रहा है कि भैया सीओ जो है वो 4 है, तो सीओ, ठीक है, सीओ कहाँ है, ये है, ये हो गया अपना 4। और कह रहा है कि ए बी 8 है, ए बी पूरी 8 है, चलो ए बी पूरी 8 है तो उसकी बात बाद में करेंगे। अब ए ओ और ओबी में जो छोटी भुजा है उसकी लेंथ बतानी है। ओडी हमें दिया हुआ है, ओडी भी दिया है 3.75, तो मैं ओडी को भी लिख देता हूं कि ओडी कितना है भाई मेरे, ओडी हो गया ये वाला 3.75। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये पूछ रहा है कि इस एओ में से या ओबी में से जो भी छोटा है उसकी लेंथ बता दो। कैसे बताएं, आपको ये बात तो पता होगी दोस्तों कि जब किसी भी वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ओ ए और गुना का ओबी जो होगा, ये ओबी है, ये जो होगा ये ओडी और इंटू का ओ सी के बराबर होगा। अब ये बताओ कि ओडी इंटू ओसी है कितना, तो आप बोलेंगे 3.75 और इंटू का 4, ये कितना आ जाएगा, देखो भाई 5 चौक के 20, 7 चौक 28, ये तो 2 आ गया, और 3 चौक 12, सॉरी ये 3 आएगा ना, 7 चौक 28 है 2, तो ये आ गया 15, ये 15 आ गया। अब अगर इनका प्रोडक्ट 15 है दोस्तों तो इनका भी प्रोडक्ट 15 होगा। इनका टोटल योगफल हमें पता है कि इनको जोड़कर 8 आ रहा है, तो हम ऑप्शन वेरीफाई करेंगे। अब देखो अगर ऑप्शन वेरीफाई की अब बात कर रहे हैं तो हमें चूंकि एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए। इंटीजर क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, आप देख रहे हैं कि ये 15 है, ठीक है। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 15, ये इंटीजर है, तो हमें ये भी इंटीजर चाहिए, तो हम पॉइंट वालों को तो चेक ही नहीं करेंगे, यानी कि पहले और दूसरे ऑप्शन को तो हटा लो। अब अगर 5 की हम बात करें दोस्तों, तो चलो मान लो मैंने पहले को 5 मान लिया, टोटल 8 है। अब बात समझिएगा, दोनों मिलाकर 8 है, ओ ए और ओ बी मिलाकर 8 है। अगर मैं ओ ए को 5 ले लूं तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा, 3, तभी तो जोड़ के 8 होगा। और इनको प्रोडक्ट करके देखो, इनको गुना करके 15 आ रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो 5 और 3 ही सही है, ओ ए और ओ बी में से एक 5 है और एक 3 है, और हमसे छोटा वाला भुजा पूछा है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 जो सही उत्तर है वो लग गया। बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 5 ही लगा के चले आए, 5% हो रहा है, तो हमसे ये बोल रहा है कि जो छोटा है वो बताओ, तो छोटा 3 है तो 3 आंसर हो गया। इज दैट क्लियर, आशा करता हूं बात समझ गए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कोण बी पर 90 डिग्री है। एसी जो है, एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और सीडी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। बीडी अगर कोण एबीसी को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा। कोई बात नहीं है, पहले फिर से हम एक डायग्राम बना लेते हैं, तो आप बोलेंगे कि देखो यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ठीक है। एक लाइन भी यहां से ले लेते हैं, ये लाइन हो गई अपनी।
अब इसमें आप देखेंगे दोस्त कि कोण बी को समकोण बोला है, तो मैंने कोण बी जहां भी है उसको लिख दिया कि ये हो गया समकोण, और बी ए सी इसको मैं ए लिख देता हूं और इसको सी लिख देता हूं। अब इसमें आप कहेंगे दोस्त कि सी डी जो है वो 16 है, सी डी कौन भाई, तो डी जो है वो ए सी पर एक पॉइंट है, तो हम डी को ए सी पर बना देते हैं। देखो यहां से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सी डी कितना था, 16 था, तो ये 16 हो गया, और आपको एडी दिया था 12, तो ये 12 हो गया, और हमसे पूछ रहा है कि ये जो बीडी लाइन है, ये लाइन बीडी जो है ये क्या है, ये बाइसेक्टर है किसका, कोण एबीसी का। चलो कोई बात नहीं, बाइसेक्टर है तो अब कई सारे तरीके आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे इजी तरीका जो है वो ये है दोस्तों कि हमसे इसमें पूछा गया है परिमाप क्या है। अब एक बात बताओ कि अगर ये बाइसेक्टर है तो आपको पता होगा कि जब भी किसी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर होता है तो इन दोनों साइड का जो रेशियो होता है ये एक्चुअली में इनके सामने वाले भुजाओं के रेशियो में ही रहता है, यानी कि 16 और 12 के रेशियो में ही रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं बात लिखने वाला हूं कि देखो इस 16 और 12 का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। बताओ, अगर मैं अलग कहीं लिख के आपको दिखा दूं कि 16 का और 12 का जो रेशियो होगा ये 4 से काटेंगे तो 4:3 आएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों 4:3 का मतलब कि ये लेंथ अगर 4 है तो ये कितना है, 3 है, ठीक है। अब बताओ अगर ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो इस पूरे को कितना होना चाहिए था भाई, तो आप बोलेंगे इस पूरे को 5 होना चाहिए था, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 5 होना चाहिए था। लेकिन 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 16 और 12 जोड़ लो 28, यानी कि 5 की वैल्यू जो है दोस्त मेरे ये दिया है 28, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28/5, और हमें निकालना किसका है, तो आप बोलेंगे भाई मेरे निकालना है पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब भुजाओं को योग, तो पूरा भुजा जोड़ लीजिए, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो 5 3 8 4 12, हमें 12 की वैल्यू बतानी है, तो इसको 12 से गुना कर लें, सीधी सी बात है। तो यहां पर हम गुना कर लेते हैं इंटू का 12, अगर इसे हमें 12 लिखना है तो इसे भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आप इसको चाहो तो डायरेक्ट देख लो भाई कि आंसर जो होगा वो 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, क्योंकि 12 खुद 4 और 3 से कटता है। अब बताओ ऑप्शन में 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 3 से कटने की तो बात दूर है, केवल डी, क्योंकि 4 का मतलब होता है लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, और लास्ट का 2 अंक केवल इसी में कटना। अगला सवाल देखो काफी आसान है, त्रिभुज एबीसी में यदि बीडी और सीडी क्रमशः कोण बी और सी के समद्विभाजक हैं यानी बाइसेक्टर्स हैं, तो एंगल बीडीसी यदि आपको 135 दिया है तो बीएसी क्या होगा। काफी आसान है, आपने ये बात जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी जरूर। दोस्त देखो इसमें फिगर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं, रफ फिगर। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपसे ये कह रहा है कि इसका एक बाइसेक्टर यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और ये जो है ये डी है। अब ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, तो ये क्या हो गया, इसका इन सेंटर हो गया। और ऐसे केस में आपने ये बात जरूर पढ़ा होगा दोस्तों कि ये जो बीडीसी होता है ये कितना होता है, 90 और प्लस a/2 होता है, जिसकी लेंथ हमें 135 दे रखी है। तो यहां से अगर a की लेंथ आप निकालेंगे तो 90 पहले जाके घटेगा तो 45 बन जाएगा, और 45 को 2 से गुना करेंगे तो वापस ये 90 ही आ जाएगा, यानी कि एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर। अगला सवाल देख लो, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी ए और पीबी बाह्य बिंदु पी से क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं यानी कि टेंजेंट्स हैं। यदि एंगल ए पी बी 42 है तो एंगल ए ओ बी क्या होगा। कई बार मैंने बताया है ये सवाल, एक बार नहीं। देखो फिर भी एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप बात समझ पाए इजिली। छोटा सा नहीं, मैं डायग्राम बड़ा ही बनाता हूं जिससे कि समझने में इजी रहे, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक्चुअली में लाइन गलत जगह जा रही है, कोई बात नहीं, एक मैं यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको 2 रेडियस भी बनाना पड़ेगा, तो वो भी मैं बना देता हूँ। लेट से ये पहली रेडियस हो गई और एक यहीं से खींच देते हैं ये दूसरी, ठीक है। अब जो आपको सवाल में बोला गया है वो काम हम कर लेते हैं। आप बोलेंगे दोस्तों कि ये लेट से इसका सेंटर O है और ये एक A पर टच करती है और एक B पर टच करती है, और ये कहां से खींचा गया है भाई, पॉइंट P से खींचा गया है। अब आपको ये कह रहा है कि APB 42 है। देखो ये कितना है दोस्त, 42 डिग्री है। अब ये ध्यान रखना कि इसका जो और इसका सम होता है, ये थीटा का और 42 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। तो थीटा और प्लस का 42 अगर 180 है दोस्तों, तो थीटा का मान कितना होगा बताओ, 138 होगा। सीधी सी बात है, आप 42 को घटा लोगे। आगे बढ़ जाए, ये अगला सवाल है। देखिए अगले सवाल में आपको कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी और सी डी वृत्त के अंदर ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि एंगल ए ओ बी जो है, सॉरी ए ओ डी, वो 42 डिग्री है और एंगल बी ओ सी 104 डिग्री है, तो एंगल ए ई डी की माप कितनी होगी। आसान सवाल है। पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं, डायग्राम कैसा बनेगा। चलो तो पहले तो एक सर्कल की जरूरत है, तो एक सर्कल बना लेते हैं हम, ठीक है।
एक मिनट भाई, सर्कल कहाँ है, आजा। देखिए, ये मान लिया हमने कि वो सर्कल है। अब इस सर्कल में आपको क्या दिया गया है भाई कि दो जीवाएं हैं, ठीक है, ए बी और सी डी, दो जीवाएं हैं। तो दो जीवा मैं बना लेता हूं, लेट से एक ए बी मैंने ऐसे बना दिया सीधा सा ये, और सी डी मैंने यहां से बना दिया, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा फिगर बनाऊंगा, घबराइए नहीं। अब ये कह रहा है, यहां से ध्यान देना कि वृत्त के अंदर ये ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और एंगल ए ओ डी दिया है। ए ओ डी यानी कि मैं इसमें अगर नाम रख दूं दोस्त, तो आप बोलेंगे कि पहला जो था हमारा ये था ए और ये था बी, ठीक है। पहली जीवा ए बी हो गई, दूसरी जीवा हमारी सी डी थी, तो ये हमारी सी डी बन गई। और ये कट कहाँ पे कर रहे थे, तो आप बोलेंगे भाई ई पर कट कर रहे थे, ठीक है, ई पर कट कर लिए। अब इसमें इसका सेंटर हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर जो है ये ओ है, ये इसमें भी लिखा है। और एंगल ए ओ डी 42 है, ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी का मतलब अगर मैं यहां से इसको मिलाऊं और यहां से इसको मिलाऊं बहुत आराम आराम से, तो ये कितना है मेरा 42 है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी ओ सी कितना है, 104 है। तो बी ओ सी यानी कि यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं और यहां से इसको, तो ये बीओसी कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ये पहले भी मैंने कराया है, जो सीजीएल मेंस 2011 से 18 वाला वीडियो है उसमें जरूर देखिएगा। ये मेंस में क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है, सीएचएसएल में भले ही इस बार पूछा गया है, लेकिन ये मेंस में रिपीट हुआ है क्वेश्चन पहले भी, ठीक है। मैंने खुद कराया है तो मुझे याद भी है, सीपीयू में भी ये सवाल आ चुका है। अब यहां से देखिएगा कि आपसे ये कह रहा है कि ये कौन बता दो कि ए डी ई कितना होगा। तो ये ध्यान रखना कि ए डी ई पूछे या बीई सी पूछे, दोनों ही सेम बात है यहाँ पर। और इस केस में ये जो एंगल होता है ए डी ई या फिर बी डी बीई सी, ये इस दोनों एंगल के क्या होता है, एवरेज के बराबर होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जोड़कर आधा करते हैं। तो आप 42 को और 104 को जोड़िए और आधा कर दीजिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे 42 और 104 कितना होगा भाई, 4 और 2 6 और 10 और 4 14, 146 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 73 डिग्री। इस बात को हमेशा याद रखना, कई बार ये सवाल आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। चलें भाई अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो, किसी वृत्त की जो जीवाएं हैं वो ए बी और सी डी हैं, ये बाह्य बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। इनको बढ़ाने पर, मतलब ये जब बाहर इनको बढ़ाया जाता है तो ये पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सी डी की लेंथ है, पीडी की लेंथ है और पीबी की भी लेंथ है। हमें ए बी की लेंथ बतानी है, ये एक्चुअली में बी है, ठीक है, यहाँ पे ए बी आएगा। बात समझ ली, इंग्लिश में लिखा हुआ है ए बी की लेंथ हमें बतानी है। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम से मैं बात क्लियर कर दूं आपको। ये एक सर्कल है दोस्तों, और इसमें ये कह रहा है कि दो जीवाएं हैं जिनको आगे बढ़ाने पर वो सर्कल के बाहर पी पर मिलती हैं। तो हम एक ही बार आगे तक ही खींच देते हैं, लेट से यहाँ पर, और यहां से जो खींचते हैं ये यहां पर मैंने खींच दिया। अब इसमें ध्यान देना दोस्तों कि यहां पर अब आपको ये दिया गया है कि पहली जो जीवा थी हमारी वो कौन सी है, ए बी, और दूसरी है सी डी। तो नाम यहां पर नामकरण कर देते हैं इनका, ये ए है और ये बी है और ये है हमारा सी और ये है डी। इनको आगे बढ़ाने पर ये पी पर मिल गए। अब इसमें जो आपको दिया गया है पीबी की वैल्यू दिया हुआ है, पीबी जो है ये 7.2 है। और आपको किसको दिया है, पीडी दिया है 6.4, पीडी ये दे दिया 6.4। और आपको पीबी दिया है, पीबी तो मैंने लिख ही दिया ना, सीडी है, सीडी है 11.6, ये है 11.6। और हमसे पूछ रहा है कि ए बी की लेंथ बता दो, अगर ये एक्स है तो एक्स की लेंथ पूछ रहा है। तो आपको पता होगा भाई, वृत्त की जीवाएं वृत्त के बाहर मिले या वृत्त के अंदर मिले, उनका प्रोडक्ट सेम होता है। प्रोडक्ट का मतलब आप क्या लिखोगे यहां पर, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। इस कंडीशन में जो होता है दोस्त वो ये होता है कि पीडी और गुणा में पीसी, पी से डी तक, देखो पी से डी तक और फिर पी से ही कहां तक, सी तक। और यही नीचे भी हम लिखेंगे पी से बी तक और फिर पी से कहां तक, ए तक, ये सेम होता है। तो पहले मैं यहां पर ये लिख लेता हूं कि पीडी की लेंथ हमें पता है दोस्तों कि ये 6.4 है, और पीसी की लेंथ कितनी है। पीसी की लेंथ के लिए तो दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, 11.6 को और 6.4 को ऐड करना पड़ेगा हमें, तब हमें पीसी की लेंथ मिलेगी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लो, 11 और 6 17, 17 और 1 18, तो ये हो गया 18, और इक्वल टू पीबी की लेंथ 7.2 है, ठीक है, और गुना का पीए। अभी मैं पीए को इतना ही लिखूंगा, तो आप ये देखेंगे 18 चौक 72, इस पॉइंट से इसको काट दो, 18 चौक 72, यहां पे 4 आ जाएगा और 4 से ये आ जाएगा 16 चौक 64। तो यहां से पीए की जो लेंथ आ गई ये कितनी आ गई, 16। अब बताओ, अगर ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक 16 है और इसमें से ये 7.2 है, तो ये कितना होगा, x जो होगा ये 16 में से 7.2 घटा दो, कितना आएगा 8.8, यही आएगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। देख लो दोस्त, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको कि बी डी और
सीई त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं यानी कि मीडियंस हैं जो कि कोण ए पर 90 डिग्री बनाता है। यदि सीई की लेंथ और बीसी की लेंथ पता है तो हमें ये बोल रहा है कि बीडी की लेंथ बता दो। ये मिट गया है थोड़ा, ये 3 रूट है। ठीक है, तो चलो हमें बीडी की लेंथ बतानी है तो पहले एक डायग्राम मैं बना देता हूं आपके संतुष्टि के लिए कि ये डायग्राम कैसा होगा। ऐसा होगा, बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यहां से मैंने इसको मिला दिया। अब ये कह रहा है कि इसमें दो माध्यिकाएं खींची गई हैं, एक तो बीसी और एक बीडी। ठीक है, और एंगल ए पर 90 डिग्री है तो हमें पहले यहां से एक माध्यिका बनाना होगा। मैं नामकरण बाद में कर दूंगा। एक माध्यिका यहां से बनेगी। ये भी डायरेक्ट एक थ्योरम है, आपने कभी ना कहीं जरूर पढ़ा होगा इसके पहले। चलिए मैं लिख के दिखाता हूं आपकी नामकरण क्या है। एंगल ए पर 90 डिग्री है तो जहां भी एंगल ए है उसे हम 90 डिग्री मान लेंगे। ये हो गया ए, और यहाँ हम मान लेते हैं कि ये बी है, और इसको मान लेते हैं कि ये कहां पर है भाई, सी है। अब इसमें ये कह रहा है कि बी से जो खींची गई है वो बीडी है और जो सी से खींची गई है वो सीई है। अब देखो अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि बीडी की लेंथ बता दो, और सीई का लेंथ हमें पता है और बीसी का लेंथ पता है। तो देखो जब भी आपको समकोण त्रिभुज में माध्यिकाओं पर सवाल आए तो आप ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि माध्यिकाओं का जो स्क्वायर होता है उनके सम का 4 गुना। ठीक है, मैं लिख कर भी दिखाऊंगा। उनके सम का जो 4 गुना होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, वो होता है 5 गुना किसके, कर्ण के स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि यहां पर मैं ये लिखूं अगर कि 4 गुना भाई किसका, तो आप बोलेंगे बीडी का स्क्वायर और प्लस किसका, सीई का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस क्या है इसमें, बीसी का स्क्वायर। ठीक है, ये बीसी का स्क्वायर है एक्चुअली में ये। अब यहां से मैं लिख देता हूं, ये 4 हो गया। बीडी तो हमें पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं एक्स का स्क्वायर, और सीई हमें पता है, सवाल में सीई ये दिया है 5√13/2, तो 5 का स्क्वायर 25 और √13 का स्क्वायर तो 13 ही हो जाएगा। तो 13 गुना 25 आप मल्टीप्लाई कर लो एक ही बार। 13 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 325। 13 पचे 65 और 13 दूना 26 और 6 32, तो ये 325 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा दोस्त, 2 का स्क्वायर 4 और इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर। बीसी तो 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। अब देखो इस 4 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x स्क्वायर और प्लस का 325 कितना आ जाएगा दोस्तों, 500। और यहां से अगर आप लिखेंगे 4x स्क्वायर की वैल्यू तो ये 325 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 125 आ जाएगा। यानी कि x की जो लेंथ आएगी ये रूट अंडर कितना आएगा, 125 और डिवाइडेड बाई 4। 125 को 25 25 लिख सकते हैं, यानी कि 5√5 5√5 125 ही आएगा। नहीं नहीं 175 आएगा ना, ये गलत घट गया, 175 आएगा। कोई बात नहीं, 175 कर देता हूं इसको जी। कितना आएगा हमारा, ये जो आएगा 175 आएगा। तो यहां से अगर आप x की लेंथ निकालोगे तो ये होगा रूट अंडर किसका भाई, 175 और बाई 4 का। तो देखो 175 25 सतह होता है तो 25 का वर्गमूल 5 और रूट के अंदर 7 बच जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर। देखिए दोस्त अगले सवाल में यहां बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इनकी जो पेरीमीटर है वो दिया गया है आपको 156 और 46.8। यदि एक की साइड पता है तो दूसरी की साइड हमें बतानी है। आपको पता है कि साइड रेशियो वही होता है समरूप त्रिभुज में जो उनके पेरीमीटर का रेशियो होता है। हाइट रेशियो, साइड रेशियो और पेरीमीटर का रेशियो ये सारे सेम होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। देखो ये 156 है तो मैं लिख देता हूं कि ये 156 और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 46.8। और ये सेम टू सेम बराबर होगा, बीसी कितना है 19.5 और डिवाइडेड बाई मान लो ये अगर x है तो x। अब इसको निकाल लो तो आप अगर कटाते हो भाई तो ये 156 किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। 13 एक बार में, 13 दूनी 26, 13 से काट लेते हैं 13 एक बार में और फिर कितना बच जाएगा 2, तो 13 दूना 26। और 13 से इसको काटें अगर तो 13 एक टाइम और 13 13 पचे 65 5, यहाँ पे पॉइंट भी आएगा अभी। और ये वापिस से 12 से कट जाएगा क्या, देखो तो 12 तिया 36, ये 12 से पूरा कट जाएगा। 12 से काटेंगे 12 तिया 36 और 12 नवा 108। तो x की जो लेंथ आएगी ये आएगी 1.5 और इंटू का 3.9। तो देखो 15 नवा 135 होता है तो 5 हासिल 13 आएगा और 15 तिया 45 और 13 कितना हो जाएगा, लास्ट में 8 5 आएगा ना, 58 5.85। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लें। यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में बिंदु P जो है वो भुजा एक्स जेड का मिड पॉइंट है, ठीक है। और बिंदु Q जो है वो एक्स वाई पर इस प्रकार स्थित है कि क्यू जेड पी वाई को बाइसेक्ट करता है। यदि एक्स क्यू की लेंथ 24 है तो क्यू वाई की लेंथ क्या है। काफी अच्छा सवाल।
चलो एक ट्रायंगल पहले मैं खींचता हूं, देखो ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपको ये दिया है कि P जो है वो कहां पर स्थित है, पॉइंट X का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो P अगर पॉइंट X का मिड पॉइंट है तो पहले मैं यहीं पर इसको मिला देता हूं इससे, क्योंकि इसकी जरूरत अभी आगे है हमें, ठीक है। ये मैंने मिला दिया, एक और इसे भी मिला लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो देखो मैंने ये खींच दिया। अब देखिए इसमें जो बात कह रहा है वो लिखते हैं हम। सवाल में क्या क्या दे रखा था आपको कि Q जो है वो एक्स वाई पर है। पहले मैं एक्स वाई जेड इसमें लिख देता हूं कि कौन कहां है, ठीक है। देखो पहले मिड पॉइंट वाला बात करते हैं, एक्स जेड, एक्स को मैं नीचे बना देता हूं, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ पे ये एक्स हो गया और ये वैल्यू अपनी कितनी हो गई, जेड हो गई। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कितनी है, ऊपर वाली जो है थी ये है वाई। अब एक्स जेड का मिड पॉइंट ये है, देखो सवाल में कह रहा था कि एक्स जेड का जो मिड पॉइंट है ये वाला, ये इसका नाम क्या है भाई, पी है। और क्यू यहां पर एक्स वाई पर स्थित था तो ये क्यू हो गया। अब ये कह रहा है कि एक्स क्यू जो है वो 24 है, यानी कि ये वैल्यू 24 है, और हमसे वाई क्यू पूछ रहा है, यानी कि ये वाला पूछ रहा है कि ये लेंथ कितना होगा। कोई बात नहीं, आपने एमपीजी पर ही होगी, डायरेक्ट ये एमपीजी पर जा रहा है। अब देखो यहां पर पहले ये बात कह रहा था, ध्यान रखना कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों सेम होंगे, बात समझिएगा। मिड पॉइंट है तो ये सेम होगा, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट। ऊपर से ये भी कह रहा था कि क्यू जेड जो है वो पी वाई को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या है, सेम है। बात यहां पर भी वही है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर ये दोस्तों ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि इनका भी रेशियो सेम है, अगर ये 1 है, पहले यहां से बात कर लो। देखो ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2 यूनिट। ये अगर 2 है तो यहां पर भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम होता है, आपने एमपीजी में मास पॉइंट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर 2 है तो उसको भी 2 बनाना पड़ेगा। और यहां पे 2 आया कैसे, क्योंकि ये 1 है और ये 1 यूनिट है, तो बीच में जो होगा वो इनको बैलेंस करने वाला होगा, यानी कि 1 और 1 2 होगा। और अगर ये 2 यूनिट है तो ऊपर वाला जो है यहाँ पे ये भी 2 हो गया। अब देखो यहां भी सेम बात है। देखो अब एक और बात समझो, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं, 1 मिनट। देखिए अब आप ये पढ़े होंगे दोस्त कि अगर यहाँ पे ये 1 है तो यही 1 यहां पर भी आता है और ये 1 यहां पर जाता है, ठीक है। तो ये 1 यहां है तो यहां पर भी 1 यूनिट हो गया। अब बताओ इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम चाहिए कि नहीं, यहाँ का और यहाँ का। तो आप बोलेंगे ये 24 और इंटू का 1 अगर 24 यूनिट है तो यहां भी हमें 24 यूनिट चाहिए। तो ये 2 है तो इसे 12 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 12 गुना 24 बनेगा। बात समझ रहे हैं, ये कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 अपना सही उत्तर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखें, 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जो जीवा है वो PQ है, ठीक है। और एक दूसरी वृत्त वो C2 को स्पर्श भी करती है, ठीक है, जो C1 से संकेंद्रित है। संकेंद्रित का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, कोसेंट्रिक का मतलब क्या है, दोनों का सेंटर सेम है। अब C2 की त्रिज्या आपको दे रखी है यहां पर कि C2 की जो रेडियस है वो 3 है, तो PQ की लेंथ बतानी है क्या है। पहले आप बात समझ लो डायग्राम से, एक क्या कहना चाहता है। एक ये सर्कल है, एक सर्कल इसके अंदर में है, ठीक है। तो इसके अंदर वाला सर्कल गलत जगह पे चला गया, 1 मिनट रुकना थोड़ा, बस थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी रुकने की, 1 मिनट। ये ऐसी फिगर लगभग बनेगी। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब एक ही सेंटर दोनों का है, C1 का भी और C2 का भी। अब आपको C2 की त्रिज्या 3 दे रखी है और C1 की त्रिज्या भी दे रखी है 9.25, तो हमें PQ की लेंथ बतानी है। PQ क्या है, एक जीवा है जो कि स्पर्श करती है छोटे वृत्त को। तो देखो अगर PQ की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर सवाल के हिसाब से PQ कौन होगा, PQ ये होगा। देखिए यहां से मैं खींचता हूं इसको, तो ये अपना हो गया PQ। थोड़ा टेढ़ा फिगर बन गया लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो अगर मैं इसको सेंटर पर मिला देता हूं और यहां से ये भी मिला देता हूं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए दोस्त, और पता होगा भी कि ये जो लेंथ है, 1 मिनट, ये लेट से O है और ये कितना है आपका 9.25 है। और ये जो छोटे वाले वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है ये 3 है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये PQ की लेंथ बता दो कितनी होगी। इजी है, ये आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस से इसकी लेंथ निकाल लेंगे और डबल कर लेंगे। अब रह गया बात कि पाइथागोरस लगाना कैलकुलेटिव तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि एक 9.25 है जिसका स्क्वायर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैं रेशियो ले लूंगा यहाँ पर, ठीक है। जब स्क्वायर करना मुश्किल लगे तो आप रेशियो ले लो। जैसे ये 9.25 था, इसका मैं रेशियो 3 के साथ ले लूं, तो अगर ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे 00 चिपकेगा। और ये काटते हैं 25 से। देखो अगर काट दूं मैं तो आप बोलेंगे दोस्तों ये 25 या 75,
और 25 सतह 125, 7 टाइम्स में कट जाएगा और इसको 25 से काटे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक लेंथ है 37, एक लेंथ है 12, तो दूसरा कैसे निकालेंगे हम, तो आप बोलेंगे 37 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर। ये कर लो, 37 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, हासिल लग जाएगा 4 और 7 21 का डबल कितना हो जाएगा 42 और 4 46 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और 4 13, ये इतना आ गया। और माइनस का 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इसको घटा लो आप, ये यहाँ स्क्वायर रूट भी होगा एक्चुअली में, जब घटाते हैं तो ये 1225 आएगा डेफिनेटली, और 1225 का वर्गमूल कितना होता है 35, 35 का स्क्वायर होता है, तो ये एक्चुअली में 3.5 आना चाहिए। बात समझ रहे हैं, ये कितना आना चाहिए 3 पॉइंट। अभी पॉइंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, अभी तो हमने रेशियो में निकालना है ना, तो पॉइंट बाद में लगाएंगे, इस पॉइंट को हटा लो अभी। ठीक है, हमने ये निकाल लिया कि ये वैल्यू कितना होगा 35 होगा, लेकिन आपको पता है दोस्त कि ये 35 कब आया है, जब हमने 25 से काट दिया है। आपको पता होगा, यहां पर देखो, यहां हमने इसको भी 25 से काटा था, इसको भी 25 से काटा था, तो जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 35 को 25 से गुना करने पर आएगा। ठीक है, तो हम 35 को अगर 25 से गुना कर ले दोस्तों, तब पीक्यू का हाफ निकलेगा, 35 और गुना का 25, ये गुना कर लो तो 25 बचे कितना हो जाएगा 125, और 25 यहाँ 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी कि 8.75 जो है वो पीक्यू का आधा है। तो पूरा अगर पीक्यू की बात करें तो ये 8.75 का क्या होगा, डबल होगा। 8 गुना 16 और 0.75 का डबल 1.5 होता है, तो 16 और 1.5 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17.5। ठीक है, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब आइसोसेलेस होता है। ठीक है, त्रिभुज है एबीसी, जिसमें एबी और एसी सेम है, और ये कह रहा है कि एडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, एडी की लेंथ है 12 और एबीसी का पेरीमीटर 36, तो बीसी की लेंथ बता दो कितनी है। कोई बात नहीं, अगर मैं यहां पे डायग्राम बना दूं तो आप बोलेंगे दोस्त की एक मिनट, कहां गया, ढूंढना पड़ेगा पहले, इसे मिल गया। देखो ये हो गया, मैंने एक त्रिभुज बना दिया बड़ा सा, जिससे समझने में आसानी हो, और यहां से एडी आपको दिया है तो एडी भी मैंने बना दिया, लेट से ये परपेंडिकुलर दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि ये ए है दोस्तों और ये डी है, ये बी है अपना, और ये कौन है सी है। अब आप ये जरूर पढ़े होंगे दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर खींचते हैं वो दो बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि ये वाला और ये वाला लेंथ सेम हो जाएगा। ठीक है, और एडी हमें 12 दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12 है। ठीक है, एडी हमें 12 दे रखा है, और एबी और एसी सेम दे रखा है कि एबी जो है और एसी ये वाला, ये भी दोनों क्या है सेम है। एक और बात यहां पर समझिए कि देखो अगर 12 वाला कोई भी ट्रिपलेट हम उठाते हैं, मान लो 12 वाला कोई भी ट्रिपलेट हमने उठाया, तो आप बोलेंगे कि 12 जिस ट्रिपलेट में आता है वैसा एक ट्रिपलेट बता दो, तो आप बोलेंगे कि एक तो 3 4 5 वाला हो सकता है, जिसमें इस 4 को अगर मैं 12 लिख दूं तो ये 3 कितना बन जाना चाहिए 9, और 5 कितना बन जाना चाहिए दोस्तों 20 बन जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, सॉरी 5 या 15 ना, 3 गुना हो रहा है, ये 20 नहीं बनेगा, ये कितना बन जाना चाहिए, ये 15 बन जाना चाहिए। अभी भी एक बात और है कि अगर ये 15 है तो यहां पर इन सबको जोड़ करके ये कभी बनेगा 36 नहीं बनेगा, क्योंकि अभी दोनों साइड लिखना है। बात समझ रहे हैं, तो दूसरा जो 12 वाला ट्रिपलेट है वो क्या है हमारा 5 12 13 वाला, 5 12 और 13 वाला। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूं और ये बोलूं कि 13 जो होता है वो कर्ण होता है, और 12 एक साइड तो 12 है ही, ये साइड हमारा 12 है ही, और 13 कर्ण होता है, तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले को इससे 13 लिखूंगा तो इसे भी 13 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, और फिर इसको 5 लूंगा तो ये भी 5 लेना पड़ेगा। अब हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या परिमाप हमारा 36 आ रहा है। परिमाप का मतलब भुजाओं का योग, तो देखो ये 5 और ये 5 10, और ये 13 और 13 26, 26 और 10 36 बन जा रहा है। इसका मतलब जो हमने लिया है वो सही है। तो हमसे बीसी का लेंथ पूछ रहा था, तो बीसी 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, यही अपना उत्तर है। देखें अगला सवाल हमारे पास क्या है भाई, किसी वृत्त में AB और DC दो जीवाएं हैं, और जब इन्हें आगे बढ़ाया जाता है तो वो P पर जाकर एक दूसरे को मिलती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, या मिल जाते हैं। मान लो PC जो है वो 2.8 है और PB की लेंथ है, और AB की भी लेंथ है, हमें बतानी है कि CD क्या होगी। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम में नाम लिख दूं, डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पर, ये A है और ये B है। ठीक है, और ये C है अपना, और ये कौन है भाई D है। इन्हें जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये यहाँ पे मिल जाते हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। अब इसमें AB की लेंथ हमें दिया गया है 3.85, ये लेंथ जो है 3.85, और हमें BP भी पता है कि BP 3.15 दिया है, तो ये 3.15, और हमें PC दिया है, PC दिया है कितना 2.8, ये C है अपना। ठीक है,
और हमसे ये डीसी की लेंथ पूछा है यानी कि ये x। तो आपको पता है ऐसा सेम टू सेम मैंने एक सवाल कराया था कि अगर दो जीवाएं वृत्त के अंदर कटे या बाहर कटे उनका प्रोडक्ट सेम होता है, तो मैं वही बात लिखने वाला हूं। कैसे लिखेंगे, देखो आपको ये बात याद रखनी है, फॉर्मूला भी ये कि p से हमें लिखना है c तक और फिर गुणा में p से कहां तक लिखना है d तक, और वही बात नीचे। तो मैं p से c तक लिखूंगा कितना भाई 2.8 और गुणा का p से d तक तो मैं पूरी pd ही लिख देता हूं, और इक्वल टू नीचे भी वही लिखेंगे। नीचे कैसे लिखेंगे, p से b तक और फिर p से a तक। ठीक है, तो मैं p से b तक लिख देता हूं जो कि है 3.15 और p से a तक तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आपको पता है 3.15 और ये 3.85, तो ये 3 और 3 6 और 1 7 बन जाएंगे, तो ये इंटू का कितना हो गया 7। अब ये 7 चौके 28 कट जाएगा आपका। इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो इधर एक 10 भी आ जाएगा, और ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा पता नहीं, तो मैं PQ इक्वल टू डायरेक्ट लिख लेता हूं। ये 31.5 और बट्टा का 4 आ गया, तो ये कितना होगा 4 सत्ते 28। ठीक है, अच्छा बताओ ये 4 सत्ते 28 हो गया, 3 बचेगा अभी और 5, तो ये कम से कम कटेगा 4 अठे 32, तो ये लगभग 7.8 आ रहा है। अब बताओ पूरी अगर पीडी की लेंथ 7.8 है तो केवल x कितनी होगी, केवल x निकालने के लिए 2.8 हमें घटाना पड़ेगा पूरी पीडी में से। तो हम बोल दिए कि पूरी पीडी कितनी थी 7.8, इसमें से घटा लो किसको 2.8 को, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी आगे कुछ आता 5.0 मेरा आ रहा है क्योंकि मैंने इसे अप्रोक्सीमेट कर लिया है, पूरा पूरा आंसर नहीं निकाला है। तो 5 से स्टार्ट होने वाला ही आंसर एक ही है, तो क्या करें, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है बताओ। अगला सवाल देखें भाई, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, काफी आसान सा सवाल है, मैंने पहले कराया है कई बार। PA और PB जो है वो बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं जो कि A और B पर स्पर्श करती हैं वृत्त को, और ये एंगल APB हमें पता है और हमसे OAB पूछा है। ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको याद रखना है, जैसे ये O हो गया, लेट से ये A हो गया और ये B हो गया अपना, और ये P है। अब हमसे ये दिया है कि APB ये एंगल कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे ये 78 डिग्री है, और हमसे ये पूछ रहा है कि OAB बताओ यानी कि ये वाला एंगल बताओ। तो देखो ये एंगल अगर मैं थीटा लिखूं तो एंगल ये पूछे या ये पूछे, ये दोनों सेम ही होना चाहिए, और थीटा की जो लेंथ होती है, सॉरी थीटा की जो वैल्यू होती है, ये जो A पर यहां पर एंगल बनेगा उसका आधा होता है, यानी कि अगर ये 78 है तो इसका बाई 2 होगा 39। कैसे होता है इसके लिए मैंने कई सारे ज्योमेट्री की वीडियो में बता रखा है, आप जाकर के बाकी के ज्योमेट्री की वीडियो देखिए। जैसे सीजीएल मेंस का मैंने 2019 का सॉल्यूशन किया है, सीजीएल मेंस ज्योमेट्री का, उसमें भी ये सवाल आया था, ऐसा नहीं कि नहीं आया था। ठीक है, सीजीएल मेंस 19 में भी ये सवाल रिपीट हुआ है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में यदि BD और CD क्रमशः इसको और इसको समद्विभाजित करती हैं, A की वैल्यू इतनी है तो BDC, आपको पता है इन सेंटर पर बना हुआ एंगल है, ये कितना होता है 90 प्लस का A/2। ठीक है, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, तो 90 प्लस A का आधा कितना है दोस्तों 50, A 100 दिया है तो 100 का आधा 50 और 9 5 14 यानी कि 140। दिस वन इज द आंसर। आगे बढ़े, ये सवाल देख लें, काफी आसान है, आपको वैल्यू भी याद होगी। किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और जीवाओं की जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो पहले मैं दो वृत्त बना लेता हूं, दो वृत्त नहीं एक ही वृत्त है ना, इसके अंदर दो समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, तो दो समांतर जीवाएं आपको लिखी नहीं है कि कैसी हैं, तो मैं कैसा भी बना लेता हूं। जैसे ये एक जीवा हो गया, लेट से एक जीवा ये हो गया, और यहां से मैं खींच लेता हूं एक जो कि इसके एक यहां से भी खींच देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। चलो देखो, अब यहां पर एक बात समझना कि क्या क्या दिया हुआ है आपको सवाल में। आपको ये पता है दोस्तों कि जीवाओं के बीच की दूरी 10 है। जीवाओं के बीच की दूरी अगर 10 है और ये मान लो कि ये सेंटर है O, तो ये कितना होगा 5 होगा, और ये भी कितना होगा 5 होगा। ठीक है, और दोनों जीवाओं की लंबाई कितनी है 24। तो आपको पता है कि जो त्रिज्या होता है वो जीवा को बराबर बराबर बांटता है, सॉरी सेंटर से खींचा गया जो जीवा पर लंब खींचते हैं वो जीवा को बराबर बराबर बांटता है, और जीवा अगर 24 थी तो ये 12 होगी और ये भी 12 होगी, और ये देखो ये 90 डिग्री है, अगर ये 5 है अब और ये 12 है तो ये कितना होगा 13 होगा। आपको पता होगा 5 12 13 वाला ट्रिपलेट, ये सही उत्तर होगा। आगे बढ़ देखें भाई, अगले सवाल में आपको क्या दे दिया। इस सवाल में बोला गया कि एक त्रिभुज ABC में शीर्ष A B और C से क्रमशः D E और C, ये D E C गलत हो गया है, यहां पर ये नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में ठीक है। ठीक है, A B C से क्रमशः D E और F लंब के पाद हैं। पाद है का मतलब है कि ये उसके बॉटम पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि कोण BED और कोण BFE का जो मान है वो डिग्री में दिया है 24 और 110, तो आपको कोण EB और F का मान बताना है। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि देखो ये अगर A है दोस्त और ये अपना B है
और ये सी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए से जो लंब खींचा गया है वो एडी है। ठीक है, और उसके बाद ई किसका है, बी के लिए, तो बी से जो खींचा गया है लंब वो कितना है, बीई है, और जो सी से खींचा गया है ये सी एफ है। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि लंब खींचे गए हैं, और ये भी 90 डिग्री है। ये आपको बोला गया है कि अगर हम इसको मिला लें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मिला दो, तो ये जो पूरी लेंथ है ये 110 है। बी एफ ई, सवाल में देखिए यहाँ पर बी एफ ई कितनी है, 110 है। अगर ये पूरी 110 है तो ये छोटी वाली लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे भैया ये 90 था, तो 110 में से अगर 90 हटा दे तो कितना बचेगा, 20, ये छोटी वाली 20 हो गई। और आपको ये भी दिया है दोस्तों कि बीई डी जो कोण है वो 24 है, बीई और डी, डी कहां पर है, डी यहां पर है, बीई डी, अच्छा बीई डी, यानी कि ये देखो, इसको अगर मैं मिलाऊं यहां से तो ये कितना है भाई मेरे, 24 है। अब बहुत ध्यान से बात समझना है, इसमें थोड़ा छोटा लिख दिया है मैंने, लेकिन दिख रहा होगा आई थिंक आपको। अब यहां पर एक बात समझो दोस्त कि हमसे पूछा गया है कौन सा कोण, हमसे पूछा गया है ए बी और एफ, ई बी एफ कह लो या फिर ए बी ई कह लो, बात एक ही है। हमसे ये सवाल पूछा गया है कि ये वाला एंगल जो है ये थीटा, ये कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, इसमें कुछ और भी बनाना पड़ेगा इस फिगर में, तब जाके बात बनेगा। अगर सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर, तो ध्यान देना, मैं यहां पर एक सेमी सर्कल बनाने वाला हूं, क्योंकि देखो किसी भी सेमी सर्कल में जो बना हुआ कोण होता है वो समकोण होता है, तो उतना अच्छा भले ही फिगर ना बने, लेकिन आप बात समझिएगा। ये मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहां से एक्चुअली में यहां पर आएगा। ठीक है, और सेमी सर्कल में आपको पता है कि बना हुआ कोण 90 होता है, तो ये यहां पर 90 डिग्री ये वाला था, एक यहां भी कोण 90 डिग्री है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे बात करूं किसकी, देखना मैं अब किसकी बात कर लूं, ब्लैक से लिख देता हूं, यहाँ पे समझिए। अब ये वाला जो कॉर्ड है अपना, ये वाला कॉर्ड बोल रहा हूं, इसको आर्क बोलेंगे। इस आर्क ने यहाँ पे एक एंगल बनाया है, और यही आर्क यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 20। और आपने ये पढ़ा हुआ कि एक वृत्त में दोस्तों सेम आर्क द्वारा बना गया कोण सेम होता है, यानी कि वृत्त पर एक ही जीवा द्वारा बनाया गया कोण समान होता है। तो अगर एक साइड में 20 बना है तो ये भी कितना होगा अपना, 20 होगा। ये बात समझ रहे हैं। अब ये पूरी एंगल अगर हमें पता चल जाए तो उसमें से 20 को घटा के हम थीटा के मान को निकाल सकते हैं। तो इस पूरी एंगल को जानने के लिए हमें एक बार और चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात समझिए एक बार और, इसी में क्या बना सकते हैं हम पहले। आप एक और बात बताओ मुझे कि ये अगर पूरी कोण 90 थी, ध्यान देना, ये पूरा कितना था, 90 था, और ये इसमें एक कोण 20 हो गया, तो ये कोण कितना होगा। तो आप बोलेंगे भाई ये कोण हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस कोण को निकाल के कोई फायदा होगा भी या नहीं, ये भी देख लेना दो मुझे। ये कोण तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। एक और सर्कल हमें इसी में बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहां से मैं वो सर्कल ड्रॉ करूंगा, देखो सेमी सर्कल बनाने से भी बात बन जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब समझना, ये सर्कल जैसा बने ना बने ये मेरी गारंटी नहीं है, मैं बस कोशिश कर रहा हूं। ये देखो मैंने कोशिश बहुत अच्छी की थी, लेकिन ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गड़बड़ से, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। हम सेमी सर्कल से ही काम चला लेंगे, पूरी सर्कल बनाने की क्या जरूरत है। अब यहां पर आप बात समझिए जरा कि मैं क्या बता रहा था। अब इसमें एक इस कॉर्ड पे आप आ जाओ, मैं किस कॉर्ड की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। ये जो कॉर्ड है ये वाला, ये जो कॉर्ड है, ये जीवा जो है अपना, तो ये वाला जो आप आर्क देख रहे हैं दोस्त, ये जो बीडी पे बना हुआ ये आर्क है, इस आर्क द्वारा यहाँ पे कोण कितना बनाया जा रहा है, 24। अब बात ध्यान से समझना, ये कोण अगर 24 है तो इसी आर्क द्वारा एक और कोण बनाया जा रहा है, कौन सा बताओ। ये डायग्राम ही थोड़ा, ये सर्कल गलत बन गया, एक्चुअली में सर्कल गलत जगह पे चला गया है। इस सर्कल को सही जगह पे मैं लाता हूं, 1 मिनट रुकना। देखिए एक्चुअली में ये फिगर ऐसे बनना था, ठीक है। ये जो 24 डिग्री है ये वाला यहाँ पे, अब ये जो है ये बीडी जीवा द्वारा बनाया जा रहा है, तो बीडी जीवा द्वारा ही ये भी कोण बनाया जा रहा है। ध्यान रखिए, ये जो कोण है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये भी 24 होगा, क्योंकि ये भी बीडी द्वारा बनाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, ये जो कोण है, ये बीडी द्वारा बनाया जा रहा है, और बीडी द्वारा ही ये कोण भी बनाया जा रहा है, ये वाला। ठीक है, तो गंदा फिगर हो रहा है इसीलिए मैं इसको हटा रहा हूं, बस आप बात समझ लीजिए। और आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। अब पूरी फिगर में एक बार ध्यान से देखिए कि अभी मैं बात कर रहा हूं कौन से त्रिभुज में, बी, ए और डी में। देखिए अब यहां पर एक बात समझो दोस्त, त्रिभुज ए बी डी में आपको पता है कि डी पर तो 90 डिग्री है, तो इसमें अगर मैं लिखूं कि एंगल बी कितना होगा बताओ। बी का मतलब कौन सा भाई, ए बी और सी। एंगल ए बी सी कितना होगा बताओ, तो आप बोलेंगे भैया कि 90 में से 24 घटा दो,
क्यों घटा दो, यहां पर ध्यान रखिए कि ये कोण है 90 डिग्री, दिख रहा होगा आपको, और ये 24 है, तो तीसरा कोण निकालना है, तो 180 में से दोनों को घटाओ आप 90 और 24 को, या 90 में से डायरेक्ट 24 घटा दो, बात बराबर है। तो ये कितनी आ जाएगी अपनी 66 डिग्री आ जाएगी। अब ए बी सी 66 डिग्री है, जिसमें से हमें ये थीटा बताना है, और आधा हमने 20 निकाल ही रखा है। तो इस 66 में से अगर मैं ये 20 घटा दूं तो हमारा जो 46 बचेगा वो थीटा की वैल्यू बचेगी। तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 46 डिग्री आएगा। अच्छा सवाल था ये। आगे अगला सवाल देखें भाई। सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें टी और एस जो है वो पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि टी एस क्यू आर के समांतर है। यदि ये सारी वैल्यू प्रोवाइडेड है तो पीटी की लेंथ क्या होगी। कोई बात नहीं, एक त्रिभुज पहले बनाऊंगा मैं बिना कुछ सोचे समझे। त्रिभुज की बात चल रही है तो मैंने त्रिभुज बना दिया, बहुत बड़ा बनाया, ठीक है। अब इसमें एक समांतर लाइन भी खींचा है तो वो भी खींच दिया मैंने, भाई समांतर रहेगा। चलो पूरी नहीं बनी लेकिन आप मान लेना कि ये समांतर ही है। अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है कि ये जो है ये पी क्यू आर है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये हमारा आर हो गया। अब इसमें ये कह रहा है कि टी और एस पी क्यू और पी आर पे स्थित है, यानी कि ये पॉइंट टी है, अगर अपना ये वाला पॉइंट अगर टी है भाई मेरे, तो ये कितना है अपना, ये है एस, ठीक है। टी क्यू था, टी था और एस था, ये एस हो गया। अब इसमें आपको ये बोला गया है भाई कि एस आर कितना है, 5.4 है, दिस वन इज 5.4, और आपको क्या दे रखा है, पी एस 1.8 है, ठीक है, पी एस 1.8 है, और ये वैल्यू 7.2 है, टी क्यू जो है ये 7.2 है, और ये हमसे पूछ रहा है कि पीटी की लेंथ बता दो, यानी कि एक्स। थेल्स पर में डायरेक्ट आप लगा दो दोनों। अगर ये देखो ये वाला इसके अगर पैरेलल हो गया तो ये दोनों त्रिभुज, ये छोटा वाला और बड़ा वाला क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो देखो ये अगर इसका 3 गुना है दोस्तों, 3 टाइम्स, तो ये भी इसका 3 गुना होगा। किसका 3 गुना, 72 आता है, 18 का, यानी कि ये 1.8 होगा। सॉरी 18 चौके 72 ना, 24 या 72 होता है, ठीक है। 3 गुना किसका होगा, 72, 24 का, तो ये 2.4 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देख लें भाई। यहां पर आपसे क्या बोला गया है, इसमें ये कह रहा है कि एक पी ए और पीबी जो है वो केंद्र ओ वाले वृत्त को बाहरी बिंदु से पी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं ए और बी पर स्पर्श करती हैं, और ये एंगल दिया है, तो ये बताना है। बताओ इसका डबल होगा। अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको कि ये अगर एक सर्कल है, एक मिनट, सर्कल जैसा बना नहीं, तो ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये सेंटर ओ है लेट से, और ये पी है जहां पर ये आपको इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी जहां पर ये स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, ये क्या है, ए है, और ये वाली बी है। अब मैंने आपको बताया था कि ये कोण और ये कोण मिला के 180 होता है, और ये वाला जो कोण है ये थीटा, या फिर यहाँ पे थीटा कह लो, ये पी का आधा होता है। अगर ये पी है तो पी का आधा होता है, और थीटा हमें ये वाला 42 दिया गया है, तो क्या पी इसका डबल नहीं होगा, 42 का डबल होगा, यानी कि 84। बस खेल खत्म, आगे बढ़ जाता हूं। अगला सवाल देखें भाई। यहां पे आपको क्या दिया गया है कि किसी वृत्त का की 2 जीवाएं हैं पी क्यू और आर एस, इनको आगे बढ़ाए जाने पर वो कहां पर मिलती हैं, ए पर मिलती हैं। एटी वृत्त के बिंदु टी पर मिलने वाली एक स्पर्श रेखा भी है, तो हमें रेशियो बताना है पी ए और एस ए का, ठीक है। तो चलो एक डायग्राम पहले मैं खींचता हूं, छोटा सा डायग्राम तो वैसा ही होगा, आपको पता ही होगा। ये हो गया अपना सर्कल, और इसमें मैं टेंजेंट बना देता हूं सवाल में। एक टेंजेंट तो यहां से बना लेते हैं, और एक टेंजेंट यहां से मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसमें यह कह रहा है दोस्त कि PQ और RS वृत्त की 2 जीवाएं PQ और RS हैं। टेंजेंट की तो जरूरत ही नहीं थी, जीवा की जरूरत थी ना। एक मिनट, तो एक टेंजेंट मैं हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि एक टेंजेंट भी है टी पर मिलने वाली स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। बाकी 2 मैं जीवाएं बना देता हूं जो कि आगे चलकर मिलती हैं, तो ये 2 जीवाएं होगी। एक मिनट, गलत जगह पर ये जीवा बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा कुछ अपना डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम में बात समझिए, सवाल में कह रहा था कि पी क्यू और आर एस को आगे बढ़ाए जाने पर वो ए पर मिलती हैं, यानी कि ये लेट से ए है, ठीक है, और एक तो पी क्यू आपका हो जाएगा, तो मान लीजिए ये पी क्यू है, और एक अपना हो जाएगा आर एस, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये आर एस, और टी पर स्पर्श रेखा भी है, तो ये टी हो गया जहां पर ये इसको टच करती है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि पी ए कहां पे है, अच्छा यहाँ पे पी ए और एस ए का रेशियो बता दो। चलो बता लेंगे, पी ए और एस ए का रेशियो, ये कौन सी बड़ी बात है। देखो अगर एटी स्पर्श रेखा है तो आपने ये बात पढ़ी होगी, जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर होता है, यानी कि एटी का जो स्क्वायर होगा दोस्तों वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे कि ए एस और गुना में ए आर के बराबर। ये तो आपने पढ़ा होगा थ्योरम। ऐसे ही एटी का स्क्वायर ही अगर मैं दूसरे
दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो जीवा है पी क्यू, इसके लिए अगर लिखूं तो मैं एटी का स्क्वायर लिखूंगा कि ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ए क्यू और गुणा का ए पी के बराबर होगा। अब देखो ये और ये सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं थ्योरम, अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं यहां लिख के बता देता हूं कि लेट से ये एक सर्कल है और इसमें ये एक स्पर्श रेखा है यहां से यहां तक, और ये एक इसकी छेदक रेखा है जिसको हम जीवा भी बोल सकते हैं, आगे बढ़ाने पर मिला है। और ये अगर पी है और ये टी है और ये ए है और ये बी है, तो आपने पढ़ा होगा कि पी टी स्क्वायर जो होता है ये इक्वल टू में पी ए और गुणा का पी बी होता है। ये बात पढ़ा है, तो वही बात यहां पर मैंने लिखा है। अब देखो ये दोनों अगर सेम है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों सेम है तो हम इसको और इसको सेम कर देते हैं। अगर इसको और इसको सेम करेंगे तो हम ये लिखेंगे ए एस और इंटू का ए आर इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलेंगे ए क्यू और गुणा का ए पी, यही लिखेंगे। अब यहां से हमें बताना है पी ए बाई एस ए, तो देखो पी ए तो ये रहा, एस ए को उधर भेज देते हैं तो इधर रह जाएगा हमारा ए आर या फिर आर ए और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ए क्यू, ए क्यू ही आएगा ना, ए क्यू, ठीक है यहाँ पे। और ये उधर हमारा देखो एपी रह गया या फिर पी ए कह लो और डिवाइडेड बाई ए एस, तो ये हमारा आंसर होगा एपी बाई ए एस जो आ गया वो आर ए बाई ए क्यू, तो अपना ये आंसर होगा, ये एक्चुअली में क्यू है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं और अगले सवाल पर आता हूं। ये सवाल देख लो दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहां पर बोल रहा है कि बिंदु ए बी सी और डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के एक वृत्तीय बिंदु इस प्रकार है कि एंगल डीओसी जो है वो 73 डिग्री है और एंगल ए बी सी जो है वो 215 डिग्री है, तो एओडी बताना है। पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में बाकी कुछ बात करेंगे। इस सर्कल में आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी 4 पॉइंट हैं जो कि एक वृत्तीय है, यानी कि इसी वृत्त पर स्थित हैं। तो मैं मान लेता हूं कि चलो भाई ये जो चारों बिंदु हैं यहाँ पे हमारा ए हो गया और इस साइड में इधर मान लेता हूं कि ये बी है और यहाँ पर मैं मान लेता हूं सी और यहाँ पर मैंने बना दिया डी। अब इसमें क्या कह रहा है जरा ध्यान देना यहाँ पर कि एंगल ए बी सी दिया है, तो मैं यहाँ से एंगल बनाने के लिए इनको मिला लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मिला ही देता हूँ, चलो, और इसको भी मिला ही देता हूँ, और बीच में एक सेंटर है तो सेंटर से हम इसे भी मिलाना पड़ेगा, तो मैं मिला देता हूँ। एक्चुअली में ये थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ये हो गया और यहाँ से इसको भी मैं मिला देता हूँ। अब ध्यान देना कि यहाँ पर हमसे क्या क्या कहा गया है। हमसे ये कहा गया है दोस्तों कि DOC जो कोण है वो 73 डिग्री है। O कौन है, तो आप बोलेंगे कि O जो है वो सेंटर है इसका, ठीक है, ये O है, ठीक है, DOC ये है 73 डिग्री, और हमसे ये कहा है कि कोण ABC जो है वो 215 डिग्री है। ABC बोले तो ये वाला, दिस वन, यही ABC होगा, ये 200, लेकिन ये 215 कैसे होगा, पहले तो मैं साफ साफ लिख देता हूं फिर विचार करेंगे इस पर। ये जो कोण था कहां गया भाई लिखने वाला, ये 215 था। आप बताओ मुझे कि क्या ये 215 होने लायक है, क्योंकि देखो ओवरऑल ये जो चतुर्भुज बना है ABCD, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो B का और D का जो योगफल होगा, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। अब बताओ B और D मिलाकर अगर 180 होने वाला है तो अकेला B 215 कैसे भाई, 180 से ऊपर कैसे चला गया, फिर D क्या माइनस में लेंगे, बताओ। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कोण का चिन्ह यहां पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बात समझिए। अब मेरा मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो यहां पर कोण ABC लिखा है, यहां पर ये कोण नहीं होना चाहिए था, चाप ABC देना चाहिए था, चाप यानी कि आर्क। अगर आर्क बोलता ABC का, तो अब ध्यान दीजिए कि आर्क के केस में क्या होता, आर्क के केस में हम ये समझते कि ये जो आर्क है यहां से ABC वाला, इसके द्वारा जो ये कोण बन रहा है ये पूरा, ये कितना है, 215 है। और अगर ये कोण 215 होता तो हम ये निकाल लेते, एक पॉइंट पर टोटल बना हुआ कोण 360 होता है, तो 360 में से हम घटा देते किसको भाई, 73 को, और घटा देते किसको, 215 को। अब देखो ये 5 और 3 8, अगर 0 का मतलब 10 है, 10 में से 8 जाएगा तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, जो कि इसमें है, और पूरा आप घटा के चेक भी कर सकते हैं, 72 ही आने वाला है। तो इस सवाल में कुछ ऐसा ही होना चाहिए था मुझे लग रहा है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक कोण को 215 मान लें जबकि दो कोणों का योगफल 180 होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्त कि टेलीग्राम पर आप @NK मैथ्स और नंदू कुमार, ये चैनल है अपना, इसे जरूर
टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पेज भी एनके मैथ्स नाम का है, उसे भी आप जरूर से सर्च करके या फिर उसका लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब पर डेफिनेटली एनके मैथ्स नंदू कुमार जो चैनल है यूट्यूब पर अपना ऑफिशियल चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उसका सोल्यूशन मिलता रहे। अब तो इंग्लिश की मैं सोल्यूशन भी ला रहा हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आगे अगला सवाल देख लो भाई। ये कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए पी बी पी पर स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है, व्यास यानी कि डायमीटर एम एन इस प्रकार है कि एंगल बी पी एन जो है वो 52 डिग्री है। तो हमें बताना है कि एंगल पी एन बी बता दो। कोई बात नहीं, पहले तो एक मैं डायग्राम बना देता हूं छोटा सा जिससे आप बात समझ पाए। इसमें व्यास एम एन है, ठीक है, तो मैं यहां पर व्यास ही बना देता हूं कि लेट से ये व्यास हो गया हमारा एम एन और टेंजेंट है पॉइंट पी पर, ठीक है, ए पी बी टेंजेंट है। तो चलो यहां से मैं ये बना देता हूं कि ए पी बी टेंजेंट हुआ। तो अब डेफिनेटली हमें इसको भी मिलाने की इसमें जरूरत पड़ेगी और इसको भी मिलाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले ही मिला देता हूं। ठीक है, अब बात समझिए जरा कि सवाल में आपको क्या क्या था। सवाल में ये कह रहा था कि ए पी बी पी पर टेंजेंट है, तो ये ए हो गया, ये पी पर टेंजेंट है तो इसको पी मान लेते हैं, और ये बी हो गया ए पी बी। और एम एन इसका व्यास है यानी कि डायमीटर है, तो ये एम हो गया और ये एन हो गया, और ओ जो है वो सेंटर है, तो ये कितना हो गया, ओ हो गया। अब ये कह रहा है इसमें कि एंगल बीपीएन यानी कि ये कितना था, 52 डिग्री। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद होगा आपको कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये भी 52 हो जाएगा। और हमसे ये पूछ रहा था कि पी एन बी बता दो, पी एन एम सॉरी ये वाला, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये पूछ रहा है। अब ये बताओ कि क्या ये अर्धवृत्त में बना कोण नहीं है और ये समकोण नहीं है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 माइनस का 52। तो 90 माइनस 52 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 48। ये अपना आंसर होगा। 48 नहीं सॉरी 38 आएगा। 48 करने पर तो ये 100 बन जाएगा ना, ये 38 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देख लें दोस्त। यहां पे क्या कह रहा है, आपको ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की जो भुजाएं ए बी बी सी और ए सी हैं, इन पर क्रमशः डी ई और एफ इस प्रकार बिंदुएं स्थित हैं कि ए ई बी एफ और सी डी जो है ये इसको समद्विभाजित करती हैं, और ये वैल्यू दिया है तो बीई की लेंथ बतानी है। तो पहले हम डायग्राम पर डायरेक्ट आते हैं कि डायग्राम कैसा होगा। देखो मैंने ये एक बना दिया कि ये त्रिभुज है अपना। इस त्रिभुज में हमें जरूरत पड़ेगी अब सबकी तीनों लाइनों की। मैं तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर नहीं है एंगल बाइसेक्टर है एक्चुअली में, तो ये बना दिया मैंने और यहां से बना दिया इसको ये, ठीक है। अब क्या कह रहा था आपको, अब इसमें बोला है कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो ए ई है। तो मैं यहां पे पहले नाम लिख दूं इनका, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये ई है, ए का क्या है देखो, सॉरी ए बी पर डी स्थित है और बीसी पर ई स्थित है, और एफ जो है वो बी के सामने है, तो ये एफ हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और आपको दिया है कि ए बी 6 है यानी कि ये पूरी लेंथ 6 है, और ए सी 8 है यानी कि इधर की अगर बात करें आप तो ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, 8 है। और बीसी भी दिया है कि आपने, आपको बीसी दिया है 7, तो बीसी बोले तो ये पूरी कितनी लेंथ दे रखी है आपको, 7 दे रखी है। अब बात समझिए, हमसे पूछ रहा है कि बीई की लेंथ बता दो, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये लेंथ तो बता लेंगे। देखो एंगल बाइसेक्टर में आपको नियम याद होगा कि एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम के हिसाब से अगर दोस्त ये 6 है तो ये कितना होगा, 8 होगा, और सॉरी ये 6 और 8 है तो इनका जो रेशियो होगा वो 6 और 8 का ही होगा। लेकिन ये रेशियो है तो इसको अगर काटते हैं तो ये 3 बनेगा और ये 4 बनेगा। अब आप बोलेंगे ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, तो 3 और 4 टोटल 7 है, लेकिन बीसी का मान सवाल में भी 7 ही है, तो 7 की वैल्यू अगर 7 है तो ये 3 ही रह जाएगा और 3 अपना उत्तर है। खेल खत्म, एंगल बाइसेक्टर। अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एपी की लेंथ कितनी होगी। वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल समझिए जरा कि सवाल में आपसे क्या पूछने की कोशिश करी गई है। 5 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त है, तो पहले मैं एक वृत्त बना देता हूं यहां पर। यह वृत्त हो गया, केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त की एक जीवा ए बी है जो केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम एक जीवा ए बी भी बना देते हैं। चलो ये ए बी हो गई, और ये कह रहा है कि ए बी को अगर हम आगे बढ़ाएं
तो बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, अच्छा, तो ये हमें गलत जगह पर हमने इसे बना दिया। एक मिनट, अब देखिए इसमें वैल्यू लिख लेते हैं। जो दिया है आपको, ये दिया है कि ओ से जो जीवा है वो 4 सेंटीमीटर पर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओ से जो जीवा है दोस्तों ये कितने पर है, 4 सेंटीमीटर पर। तो जीवा तो ए बी है, ये ओ से अगर 4 सेंटीमीटर पर है तो बताओ ये कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। और रेडियस तो हमें दिया था 5, तो ये अगर 5 है दोस्तों तो ये 3 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये 3 4 5 वाला केस बन गया। अब इसमें एक बात समझना, हमसे एपी पूछा है, एपी यानी जीवा की लंबाई, जीवा बोल रहा हूं मैं, हमसे पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ यहां पर जरा ध्यान से, यहाँ पर कि ये कोण जो होता है, ध्यान देना, मैंने अभी एक सवाल में बताया भी था इस बात को। ये कोण जो है ये वाला, ये पी के पास बना हुआ, अगर ये थीटा है तो क्या यहां पर भी जो कोण बनेगा यहाँ पे ये थीटा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो थीटा अभी मैंने ए के पास लिखा है वो इस पूरे कोण का आधा होता है, और ये भी तो आधा ही है, तो ये दोनों तो सेम हो गया, और ये कोण भी दोनों में ही सेम है। मैं बात कर रहा हूं दो त्रिभुजों की सिमिलरिटी लगा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, किसकी किसकी मैं बात कर रहा हूं, त्रिभुज ए ओ, और यहां पर मान लो मैं डी मान लेता हूं, तो ए ओ डी की मैं बात कर रहा हूं, और त्रिभुज ए ओ पी की बात कर रहा हूं। ये दोनों सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो आप लिखो किसी भी, देखो सेंटर पर जो कोण है, सेंटर पर जो कोण है ओ, ओ के सामने छोटे त्रिभुज में कौन है, तो आप बोलेंगे छोटे त्रिभुज में ओ के सामने 3 है। बड़े त्रिभुज में ओ के सामने कौन है, बड़ा त्रिभुज कौन, ए ओ पी, ए ओ पी में ओ के सामने कौन है, तो आप बोलेंगे एपी है भाई। अब छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौन है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने छोटे त्रिभुज में 5 है। बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौन है, तो बड़ा त्रिभुज जो एपीबी है इसमें 90 डिग्री के सामने पीओ आ गया क्या, एक मिनट, छोटे त्रिभुज में 90 के सामने नहीं, थीटा के सामने हमें चलना चाहिए, तब जाके बात बनेगा। थीटा के सामने चलते हैं, इस 90 को छोड़ो, थीटा के सामने देखो, थीटा के सामने छोटे त्रिभुज में कौन है, क्योंकि दोनों में थीटा के सामने हमें मौजूद है, वैल्यू पता है। छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने 4 है, और बड़े त्रिभुज में देखो ये 5 है इस थीटा के सामने, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 5। बस यहां से एपी निकाल लो, तो एपी हो जाएगा 5 तिया 15/4, यानी कि 4 तिया 12, और पॉइंट का बचेगा 3, तो 4 7 28 और 4 5 20, 3.75 बोले तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल पर आता हूं। अगला सवाल आज की वीडियो के लिए अंतिम सवाल है। ए सर्कल टचेज द साइड BC of triangle ABC at P and also touches AB and AC produced at Q and R respectively. If the perimeter of triangle ABC is 14.1 cm, then the length of AQ will be। सवाल क्या कह रहा है आप डायग्राम से समझिए। ये कह रहा है भाई, पहले तो एक कह रहा है कि एक त्रिभुज है, तो मैंने एक त्रिभुज यहां पे बना दिया छोटा सा। अब ये कह रहा है कि इसमें अगर हम एक सर्कल को बना दें यहां पर, पहले ये दोनों लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये कह रहा है कि इस लाइन को आगे बढ़ाया गया, ठीक है, इधर इसको इधर बढ़ाया गया आगे, ये इधर बढ़ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें एक सर्कल अगर हम बनाएं ऐसे, अब ये सर्कल हाथ से ही बनाना पड़ेगा वरना टच नहीं करेगा सभी जगह पे, तो मैं हाथ से ही बनाने की कोशिश करता हूं। देखो ये सर्कल ऐसा कह रहा है कि ऐसे टच करना चाहिए ये सर्कल। एक्सिस सेंटर आपने पढ़ा होगा, एक्स सेंटर, तो वही ये सर्कल है, ये सेंटर इसका एक सेंटर होता है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है भाई कि ये कितना है हमारा, ये ए है, और ये है बी, और ये है सी। अब ये कह रहा है कि ए बी को आगे बढ़ाने पर ये क्यू पर टच करता है, और ये टच करता है आर पर, और हमसे ए क्यू का लेंथ पूछा गया है। देखो ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, मैं बता भी देता हूं फिलहाल के लिए। आपको त्रिभुज का परिमाप यानी भुजाओं का योग दिया है 14.1, और हमसे ए क्यू लेंथ पूछा है। अब देखो इस त्रिभुज में अगर आपसे ए क्यू पूछ ले या फिर आपसे ए आर पूछ ले, दोनों ही सेम बात होता है, और दोनों ही पेरीमीटर का परिमाप का आधा होता है। यदि परिमाप यहाँ पर 14.1 है तो इसका आधा हुआ, यानी कि 7.05 होगा। 7.05 बोले तो कौन, ऑप्शन बी। अब ये कैसे होता है इस पर ध्यान दे लो, ये भी बात मैं अभी बता देता हूं, इसके बाद कभी मिलेगा तो नहीं बताऊंगा। और ये सवाल भी रिपीटेड है, ये सवाल भी पहले आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नया नया सवाल है, ठीक है। अब देखो अगर इस पॉइंट से मैं बात करूं कि इस पॉइंट से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये वाली और ये वाली, अगर स्पर्श रेखाएं तो इनकी लेंथ सेम होगी, यानी कि मान लो ये कह लूं कि मैं ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी क्या होगा, वैसे ही बी होगा।
अब बताओ अगर मैं त्रिभुज के परिमाप लिखूं, परिमाप यानी भुजाओं का योग, तो आप बोलेंगे भैया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए लिखना है हमें, ये दिया है हमें पेरीमीटर के बराबर यानी कि पी मैंने लिख दिया। अब आप बोलोगे कि ए बी और बी सी को तो रहने, ए बी और ए सी को रहने दो। देखो मैंने इसमें ए बी को और प्लस ए सी को रहने दिया, और जो बी सी है, क्या ये जो पूरी बीसी है, ध्यान देना ये पूरी बीसी है, इसमें से हमने आधा को तो यहां पे लिख दिया है और आधा को यहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो मैं पूरी बीसी को गायब कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं बीसी को हटा दूं तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, बताओ। मैं बीसी को हटाना चाहूं, आप ध्यान रखो कि बीसी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बात समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पे समझिए कि बीसी को हटा के और मैं बीसी की वैल्यू रख देता हूं कि ये ए है और ये बी है और ये पेरीमीटर के बराबर होगा। अब बताओ ए बी में अगर मैं ए जोड़ दूं, ए बी में ए जोड़ दूं तो वो ए क्यू बन जाएगा, और वैसे ही एसी में बी जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, ए आर बन जाएगा, और इक्वल टू का क्या हो गया, पेरीमीटर। अब बताओ ए क्यू और ए आर दोनों तो सेम ही है, क्योंकि ये बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सेम होती हैं, तो ये दोनों अगर सेम है, दोनों को मैं x प्लस एक्स लिख दूं तो ये पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2x इसके बराबर हो जाएगा पेरीमीटर के, और x जो होगा वो पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। x का मतलब कौन, ए क्यू पूछ ले या फिर ए आर पूछ ले, इसीलिए मैंने बोला था कि ए क्यू या ए आर दोनों ही पेरीमीटर का आधा होता है, परिमाप का आधा होता है, और त्रिभुज का परिमाप अगर 14.1 था तो उसका आधा 7.05 होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्त मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इंग्लिश वाली वीडियो भी जरूर देखना, आगे की इंग्लिश की वीडियो अभी आने वाली है भाई, 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की वीडियो आएगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।